बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर 554 संशोधन पेश। विपक्ष ने नोटबंदी समेत आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल। लोकसभा में आज से चर्चा। अमेठी और रायबरेली की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो आज। महिलाओं को आरक्षण के विरोध में नागालैंड में हिंसा जारी। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद सेना तैनात। मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आज। समय पर रिटर्न नहीं भरने वालों को देना होगा 5 से 10 हजार का जुर्माना। आयकर विभाग ने जारी किए नए नियम। कहा नोटबंदी के बाद खातों में जमा राशि को ई-वेरीफाई कराए करदाता। एयरसेल मैक्सिस मामले में अदालत के फैसले को चुनौती देगा प्रवर्तन निदेशालय। सबूतों के अभाव में दयानिधि मारन समेत ज्यादातर आरोपी बरी। मारन ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने के साथ ही चर्चा शुरू हो जाएगी। वहीं राज्यसभा में आज भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले कल चर्चा की शुरुआत करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। धन्यवाद प्रस्ताव पर कुल 554 संशोधन पेश किए गए हैं। मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। श्री रविशंकर प्रसाद। सदन में गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से विश्व में देश की साख बढ़ी है। हवाला कारोबारी की साख कमजोर हुई या नहीं हुई है? सुपारी किलिंग्स की हिम्मत टूटी या नहीं टूटी है? कश्मीर में पाकिस्तान की प्रायोजित से पैसे लेकर ढेला फेंकने वालों की हिम्मत कमजोर हुई या नहीं हुई है? और जो माओवादी पैसे इकट्ठा करके नीचे प्लास्टिक में बांधकर गाड़ते थे, वो हिंसा में कम अपने पैसे को बदलवाने के लिए अधिक परेशान हो रहे हैं। ये हमने करके दिखाया है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। नोटबंदी की आलोचना करते हुए उन्होंने इसे मकसदहीन करार दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नोटबंदी से न काला धन खत्म हुआ, न जाली करेंसी खत्म हुई और न आतंकवाद पर रोक लगी। कांग्रेस के अलावा बाकी दलों ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। अभी तो कुछ हफ्ते ही हुए थे नोटबंदी को, तो हमसे पहले ही उसको शायद यहाँ बहुत सारे एमपीज को अभी चेक के द्वारा 2-2 हजार 4-4 हजार नहीं मिले थे, लेकिन बांडीपुरा उसके जेब में पहले पहुंच गए थे। तो ये तर्क भी गलत निकला। अभी तक कई जगह आपकी काउंटरफीट पैसे पकड़े गए हैं। उनको आगे बढ़ना है। अगर इस देश को खुले दिमाग से और खुले मन से सोचने का सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। ये मत सिखाइए कि किसी चीज पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते सर्जिकल स्ट्राइक पे? I very humbly request the central government to celebrate the centenary year of MGR in a appropriate manner, befitting manner. This list of 120 deaths. Sir, no Padma Shri, 1 minute, sir. But the problem is, has the government acknowledged these deaths? What is the policy of the government? In the coming days, it is going to be a major challenge and it can pose threat to the unity and integrity of the nation. बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया था। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत बताई थी। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बुधवार को पेश हुए बजट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार को घेरने की कोशिश की।
गुरुवार को पार्टी के आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट को जनता के साथ धोखा बताया। पी चिदम्बरम ने सरकार पर आर्थिक सुधारों के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ये मौका खो चुकी है। नोटबंदी पर बात करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक सबका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उन्हें बजट में किसी तरह की राहत नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने नकद लेन देन की सीमा तय करने, राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने और बजट के कुछ दूसरे प्रस्तावों का स्वागत भी किया। There is small mercy for a person who stood in a queue for many hours, for many weeks, in order to withdraw small amounts of money from his or her account. The correct tax cut, I reiterate, would have been a cut in indirect taxes that would have benefited many more crores of people, including industry and business, apart from boosting aggregate demand. और अब बात चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सहमति बन गई है। अमेठी और रायबरेली के 10 में से 8 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। पार्टी ने 29 नामों का ऐलान किया। रायबरेली सीट से पार्टी के नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं वाराणसी दक्षिण से पूर्व सांसद राजेश कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा गया है, जबकि बाहुबली विधायक अजय राय पिंडरा से उम्मीदवार होंगे। अजय राय पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मौजूदा विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को रुद्रपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट के साथ कांग्रेस कुल 97 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आगरा में साझा रोड शो करेंगे। करीब 3:30 बजे होने वाली रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले दोनों नेताओं ने लखनऊ में 29 जनवरी को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोड शो किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया है। समझौते के मुताबिक विधानसभा की कुल 403 सीटों में से समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 98 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पार्टी ने कल दोनों चरणों के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें अब तक प्रचार से बाहर रहे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा विनय कटियार और राजू श्रीवास्तव भी बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल कई रैलियां की। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने और राज्य में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं बुलंदशहर और हाथरस की रैली में मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती आज मुजफ्फरनगर में रैली करेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर में चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। मायावती ने बीजेपी पर मुस्लिम और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में रैली की। उन्होंने नोटबंदी, काले धन और अच्छे दिनों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। हम तो 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि किसी बजट में तो अच्छे दिन आएंगे। ये उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादियों की सरकार आएगी, इन भारतीय जनता पार्टी वालों को सही में अच्छे दिन दिखाई देंगे। कोई चीज नहीं बजट में, न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न नौजवान के लिए।
इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। जनता इनके ड्रामे को पूरी तरह से जान गई है और वो भाजपा के पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में वजूद खत्म हो गया है। हाँ, कुछ सीटों पे सपा बसपा से अलग अलग स्थानों पे हमारी लड़ाई है और हम उसमें सफल होंगे। वहीं इससे पहले चुनाव प्रचार नहीं करने की बात कह चुके मुलायम सिंह यादव के तेवर भी नरम पड़े हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर कल होने वाले मतदान की तैयारियां जोरों पर है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटा है। मतदान के मद्देनजर सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। एक दौर में होने वाले इस चुनाव के लिए कुल 1145 उम्मीदवार मैदान में हैं। इससे पहले राज्य में महीने भर से धुआंधार प्रचार का काम कल शाम 5 बजे समाप्त हो गया। प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आखिरी मौके तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दूसरी तरफ गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए कुल 250 प्रत्याशी मैदान में हैं। दक्षिण गोवा की सीटों पर 131 उम्मीदवार और उत्तरी गोवा से 119 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 202 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। दक्षिण गोवा की वेलिम सीट पर सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी ने राज्य की 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को वो समर्थन कर रही है। कांग्रेस 37 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। एनसीपी 16 और एनजेपी, जीएसएम, शिवसेना गठबंधन ने 26 उम्मीदवारों को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य की 39 सीटों पर उसके प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 11,08,000 मतदाता 4 फरवरी को 1,649 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर तरफ से हमने प्रिपरेशंस को जारी रखा है और पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग से लेके उनके डिप्लॉयमेंट, उनका ट्रैवल प्लान, ईवीएम्स की तैयारी, जनता को वीवीपैट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए जो पहली बार किसी राज्य में पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पोलिंग के लिए। 24 कंपनी नॉर्थ गोवा के लिए यहाँ पहुंची है और कई दिनों से फ्लैग मार्चेस से लेके एरिया डोमिनेशन से लेके वल्नरेबल जो हैमलेट्स है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तक सीएपीएफ एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सीएपीएफ के जो जवान हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने के मसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में ऐसे वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने आयोग को स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उसके दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हैं या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र और चुनाव आयोग को 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने अपने हालिया दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की उपेक्षा की है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि घोषणा पत्र में वादा करना भ्रष्ट व्यवहार नहीं है, लेकिन सामान मुफ्त बांटने से निश्चित तौर पर लोग प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के वादे से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। राजनीतिक दलों को अब दिसंबर तक अपना रिटर्न भरना होगा और ऐसा नहीं करने पर उन्हें आयकर में छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए बजट सत्र में कानून में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक चंदे में काले धन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। अब राजनीतिक दलों को दिसंबर तक आय का रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि वित्त विधेयक के जरिए आयकर कानून में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017 से 18 के लिए असेसमेंट ईयर 2018 से 19 होगा। इस तरह राजनीतिक दलों को दिसंबर 2018 तक रिटर्न भरना होगा। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है।
BJP has always been at the forefront of war against black money, and that too in politics. It's a path-breaking move, and it will try to evolve some kind of a cleansing of politics, giving us clean politics and cleaner governance. एक रीजनेबल समय दिया जाना चाहिए. अगर रीजनेबल समय पहले दिया जा चुका है तो सरकार का स्टेप यह कहना सही हो सकता है. The government should reopen the discussion on state funding of elections. Then only we can think of comprehensive electoral reform, and political funding can be defined. चंदे में पारदर्शिता के लिए इस बार से बजट में सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए हैं. अब राजनीतिक दल 2,000 रुपए से अधिक नकद चंदा नहीं ले पाएंगे. फिलहाल 20,000 रुपए तक चंदा नकद में लिया जा सकता है. वहीं चंदे के लिए RBI बॉन्ड जारी करेगा और इसे अधिकृत बैंक से खरीदा जा सकेगा. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी. अगले साल से आयकर रिटर्न भरने में देरी होने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आम बजट के जरिए समय पर रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. आयकर कानून के नए प्रावधान के मुताबिक जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है उन पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. इसी तरह जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है और निर्धारित आकलन वर्ष में तय समय 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करता है तो 5,000 का जुर्माना लग सकता है, जबकि दिसंबर के बाद रिटर्न भरने पर 10,000 चुकाने पड़ सकते हैं. नया नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा. आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद जमा रकम की ई वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही खातों में हुई किसी भी अनियमितता से जुड़े सवाल पर खाताधारकों से सहयोग करने के लिए भी कहा है. सरकार नोटबंदी के बाद खातों में जमा हुई अघोषित रकम की पड़ताल के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स विंग की मदद ले रही है. बिग डेटा विंग नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुई बड़ी रकम और उसके लेन देन की पड़ताल कर रहा है. डेटा विंग इन खाता धारकों की आयकर देनदारी की भी जांच करेगा, लेकिन इसके चलते किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने का भी फैसला किया है. अब जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार. किसकी होगी जीत? किसको मिलेगी हार? कौन होगा विपक्ष में? किसकी बनेगी सरकार? देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017. के बाद आपका स्वागत है. नागालैंड के शहरी निकाय चुनाव के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है. कल राजधानी कोहिमा में हजारों लोगों ने सचिवालय की तरफ मार्च किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी भी की. प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका परिषद और जिला कमिश्नर के दफ्तरों में भी आग लगा दी. हालात के मद्देनजर सेना की 5 टुकड़ियों को तैनात किया गया है. इससे पहले मंगलवार को दीमापुर और लुंगलेंग जिलों में पुलिस और भीड़ के बीच हुई झड़पों में 2 लोगों की मौत हो गई थी. दरअसल हाल ही में नागालैंड सरकार ने शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया है, जिसका आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री TR जेलियांग ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. और इसी मसले पर हम ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल रुक करेंगे. जॉफ्री यादन, एडिटर इन चीफ नागालैंड पोस्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जॉफ्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. ये हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए और फिलहाल क्या कहा जा सकता है हालात के बारे में? ये है कि जब गवर्नमेंट ने एश्योरेंस जो बनाया था उसका ये गवर्नमेंट ने उसको ब्रेक किया है, इसलिए पब्लिक में बहुत नाराज हुआ. क्योंकि ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए नेगोशिएट करने के लिए लोग तैयार था, बट जब गवर्नमेंट उसको बैक किया है तो पब्लिक वे एंग्री.
इसलिए ये कोई सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुआ है। और पब्लिक का डिमांड था कि इलेक्शंस को थोड़ा डिफर कीजिए, उस टाइम पर लोग नेगोशिएट करके कोई रेजोल्यूशन कोई हो जाएगा बोल के वो लोग किया है। बट गवर्नमेंट हैड ब्रोकन दिस एश्योरेंस। लेकिन खबर आई थी चुनाव टाल दिए गए थे, जब वोटिंग होनी थी चुनाव टाल दिए गए, उसके बाद भी ये प्रदर्शन हिंसक क्यों हो गए? ये जो गवर्नमेंट जो डिसीजन करता है वो मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ये एक 30th को बोला कि हम लोग डिफर करेगा इलेक्शन, तो उसके बाद में वो इलेक्शन तो 1 फरवरी में शुरू करना था जी। कोई दिमापुर और कोहिमा और कोई मेट्रो कोई म्युनिसिपल काउंसिल्स में चुनाव तो उसके लिए सस्पेंड किया है, लेकिन दूसरा टाउन में तो कोई टाउन में तो करना था। लेकिन 1 फरवरी में गवर्नमेंट एश्योरेंस किया कि कोई जगह में भी हम लोग चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्कशन करेगा बोल के सिग्नेचर किया है विद ये एनजीओज और चर्च ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। लेकिन 1 फरवरी में फिर कोई जगह में जो चुनाव हुआ उसने पब्लिक बहुत नाराज हुआ। अच्छा, उसी के बाद गुस्सा भड़का है और जाहिर तौर पर अब रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि शहरी निकाय चुनाव को लेकर जो विरोध हो रहा था अब आखिरकार उसने हिंसक रूप ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉफरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आइए अब आगे रुख करते हैं। मणिपुर में 3 महीने से जारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की कोशिशों के तहत आज त्रिपक्षीय वार्ता होगी। दिल्ली में होने वाली इस वार्ता के लिए मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नगा काउंसिल के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए हैं। ये वार्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर हो रही है। राज्य में 1 नवंबर से यूनाइटेड नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की चीजों की जरूरतों समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मणिपुर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। एयरसेल मैक्सिस मामले में मारन बंधु को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय अपील करेगा। गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट को सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ईडी का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी जांच अलग है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मारन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे। इसमें मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दयानिधि मारन ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक दुर्भावना से उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। Today I stand vindicated. When the accusation was put on me, I resigned from being a union minister. At that time I stated that I'll prove my innocence. Today I stand vindicated. छत्तीसगढ़ में बस्तर के विवादित आईजी एसआरपी कल्लूरी लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन्हें उनकी जगह सुंदरराज पी को दंतेवाड़ा रेंज का डीआईजी बनाकर पूरे बस्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल्लूरी नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर अक्सर विवादों में रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस पर आदिवासियों के घरों को जलाने और फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे हैं। कई कार्यकर्ता, प्रोफेसर और पत्रकार भी उनकी कार्यशैली का विरोध कर चुके हैं। पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया के घर पर हुए हमले ने भी कल्लूरी की छवि को और खराब किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री रमन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा था। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। अमेरिका ने इजरायल में विवादित जगहों पर बस्तियों के निर्माण पर असंतोष जताया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बस्तियों का निर्माण इजरायल को खास फायदा नहीं पहुंचाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीएन स्पाइसर ने कहा है कि अमेरिकी सरकार इस मसले पर विचार कर रही है और अभी कुछ तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कोशिश हमेशा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति बनाए रखने की रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस मसले पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों की नजरें टिकी हैं। ओबामा सरकार ने इजरायल में बस्तियों के निर्माण पर ऐतराज जताया था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले इसका समर्थन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैकलिम टर्नबुल की ओर से शरणार्थियों का मुद्दा उठाने पर कड़ा ऐतराज जताया है।
खबरों के मुताबिक कल दोनों नेताओं के बीच बातचीत में शरणार्थियों का मुद्दा उठने पर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन बीच में ही काट दिया। ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे खराब बातचीत करार दिया है। दोनों नेता ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए शरणार्थी समझौते पर बातचीत कर रहे थे। समझौते के तहत अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया के 1250 शरणार्थियों को अपने यहां जगह देनी है। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि ओबामा प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया से हजारों गैर कानूनी शरणार्थियों को लेने का समझौता किया है और इस बेकार समझौते का अध्ययन किया जाएगा। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कही है। ब्रिटेन सरकार की ओर से ब्रेक्जिट मामले पर जारी श्वेत पत्र में यह बात कही गई है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ बातचीत शुरू कर चुका है। इसके अलावा चीन, ब्राजील और खाड़ी देशों ने भी ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध मजबूत बनाने की इच्छा जताई है। ब्रिटेन सरकार के मुताबिक श्वेत पत्र के जरिए यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया और आपसी हितों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी। ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस ने एक और श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। और अब बात खास शख्सियत की। मशहूर निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की आज जयंती है। आज ही के दिन 1931 में भोपाल में जन्मे नासिर ने 1953 में आई फिल्म अनारकली से फिल्मी सफर की शुरुआत की और उसके बाद हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। उन्होंने तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, अनारकली और जब प्यार किसी से होता है जैसी फिल्में बनाई। नासिर ने जो जीता वही सिकंदर और कयामत से कयामत तक फिल्मों के डायलॉग भी लिखे। फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें 1988 में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 13 मार्च 2002 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, हो तुमसा नहीं देखा। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम। प्रभात में हेडलाइंस। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर 554 संशोधन पेश। विपक्ष ने नोटबंदी समेत आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल। लोकसभा में आज से चर्चा। अमेठी और रायबरेली की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो आज। महिलाओं को आरक्षण के विरोध में नागालैंड में हिंसा जारी। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद सेना तैनात। मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आज। समय पर रिटर्न नहीं भरने वालों को देना होगा 5 से 10 हजार का जुर्माना। आयकर विभाग ने जारी किए नए नियम। कहा नोटबंदी के बाद खातों में जमा राशि को ई-वेरीफाई कराए करदाता। एयरसेल मैक्सिस मामले में अदालत के फैसले को चुनौती देगा प्रवर्तन निदेशालय। सबूतों के अभाव में दयानिधि मारन समेत ज्यादातर आरोपी बरी। मारन ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2017।